एक मानी जानी हस्ती हमारे साथ है, श्री प्रणव हल्दिया सर, एमडी प्राइम डेटाबेस के हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणव सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज एक लंबे अंतराल के बाद आज आपसे बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है। सर एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमने ऑब्जर्व की है प्राइमरी मार्केट में, एक दिन के अंदर 53 डीआरएचपी फाइल होना, एक साल के अंदर रिकॉर्ड आईपीओ आना और बड़े बड़े आईपीओस को मार्केट इजीली कंज्यूम कर ले रहा है। एक समय पे माना जाता था कि जब भी कोई बड़ा आईपीओ आता था वो शेयर बाजार का टॉप बना देता था, चाहे रिलायंस पावर का केस हो, कोल इंडिया का केस हो, इवन एसबीआई कार्ड तक के केस में हमने ये देखा है 2020 में। सो अब ऐसी सिचुएशन आ रही, 17,000 करोड़ का इजीली आईपीओ आता है, लिक्विडिटी सक भी नहीं होती और बाजार उसको कंज्यूम कर जाता है। एलजी के आईपीओ में एफआईएस की बढ़िया स्ट्रॉन्ग विंडो आई है एंकर बुक में। सो ये मार्केट बदली कैसे है, क्योंकि आप डिकेड से इस मार्केट को देख रहे हो, ये रीशेप कैसी हुई है पूरी मार्केट? गुड आफ्टरनून। धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए शो में। मार्केट बिल्कुल नहीं बदली है। ये एक गलत फहमी फैली गई है हमारे मार्केट में कि जब बड़ा इशू आता है तो सेकेंडरी मार्केट में करेक्शन हो जाता है। अम, अगर मैंने अभी निकाला था डेटा, जो इंडिया में सबसे 10 बड़े आईपीओज आए हैं हिस्ट्री में, और इंडेक्स लेवल्स मैंने देखे हैं उसके अगले 30 ट्रेडिंग सेशंस तक, एंड कहीं पे भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि इंडेक्स एक्चुअली गिरा था। ठीक है। तो ये हमेशा कहा जाता है कि बड़ा आईपीओ आता है तो मार्केट गिर जाता है, बट एक्चुअली डेटा ऐसा शो नहीं करता। दूसरा जो आपने पॉइंट बोला कि लिक्विडिटी जो है वो सक कर लेता है, मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि अगर अच्छे क्वालिटी का पेपर आ रहा है और अच्छे वैल्यूएशंस पे आ रहा है तो उसके लिए अपनी ही डिमांड क्रिएट हो जाती है, उसके लिए नया पैसा बहुत आ जाता है। और आपने इसके मैं दो उदाहरण दूंगा। एक तो पहले तो आप पिछले 5 साल अगर ब्रॉडली भी देखें हम, 2020 के बाद से, कोविड के बाद से आपने देखा है कि सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट दोनों ही साथ के साथ ऑल टाइम हाइस पे गए हैं। पिछले 5 साल में जितना अमाउंट आईपीओज ने जुटाया है, और सेकेंडरी मार्केट भी कहाँ 20,000 से 80,000 पहुंच गए हैं। तो ये तभी हो पाया है क्योंकि एडिशनल लिक्विडिटी आई है मार्केट के अंदर। दूसरा मैं एग्जांपल जो देना चाहता हूँ लिक्विडिटी को दिखाने के लिए, वो है कि अगर आप देखिए आईपीओ आया था पिछले साल बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, उसमें अकेले ही लगभग 3 लाख करोड़ के एप्लीकेशंस आए थे। तो इट शोज कि अगर अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और अच्छे वैल्यूएशन पे है तो उसकी डिमांड आ जाएगी। मैं यही नहीं बोलूँगा, अगर हम 20 साल पहले भी जाएं, 20 साल आप सोचिए, 2007 की बात है, रिलायंस पावर का आईपीओ आया था। मैं उस कंपनी के बारे में कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, बट जैसे भी मार्केटिंग हुआ, जो भी बाजार में हवा बन गया था, उस समय एक आईपीओ ने 7 लाख करोड़ जुटाए थे। तो वो दिखाता है कि अगर लोगों को इन्वेस्ट करना हो तो उसकी डिमांड आ जाती है, उसका पैसा दूसरे सोर्सेज से भी आ सकता है। तो एक बात बताइए सर, जो फाइलिंग हो रही है, रिकॉर्ड लेवल पे फाइलिंग चल रही है इस समय आईपीओ की, सो क्या लिक्विडिटी के लिए पेपर तैयार हो रहा है? एक, क्योंकि आपने कहा ना कि जैसे जैसे आईपीओ आएंगे वैसे वैसे डिमांड भी उनके लिए आ जाएगी, तो जब ये डिमांड आ रही है तो क्या उसके लिए इतना पेपर तैयार हो रहा है? और दूसरा, क्या मतलब ये फ्रेंजी को इनकैश करने के लिए बेस्ट टाइम दिख रहा है कि आपको एग्जिट दिलवाना हो तो भी, आपको फंड रेज करना हो तो भी मार्केट में आईपीओ लाना इतना इजी हो गया है? सो ये सिचुएशन इतनी कैसे बदली कि एकदम से इतने आईपीओ फाइल होने शुरू हो गए? देखिए इसके कई कारण हैं। तो सबसे पहला तो आप ये देखेंगे कि अगर पिछले 30-40 साल का भी हम डेटा देखें तो आईपीओ मार्केट हमेशा तेजी पे आता है जब सेकेंडरी मार्केट आपका अच्छा कर रहा होता है। अभी हमारा पिछले 1 साल काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है, बट फिर भी अभी भी हम अगर आज की तारीख में भी देखें, ऑल टाइम हाई से कुछ 4-5% ही हम कम नीचे हैं। तो पिछले 5-10 साल में आपने जो एक तरह का सेक्युलर बुल रन देखा है, उसके कारण प्राइमरी मार्केट में हमेशा आप पिछले 30-40 साल का डेटा देखेंगे तो हमेशा उछाल आता है। अब हो क्या रहा है कि आईपीओ मार्केट में और पब्लिक मार्केट्स में जो आपको वैल्यूएशन मिल रहा है वो बहुत अट्रैक्टिव मिल रहा है। तो आपको अभी आप हाल ही के सालों में अगर आप देखेंगे तो 2-3 तरह की कंपनियां आपको दिखती हैं जो आ रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये इसमें है कि आपकी जो फैमिली कंट्रोल्ड, प्रमोटर ड्रिवन, क्लोजली हेल्ड कंपनीज थी, जो कभी भी नहीं चाहती थी कि अपना इक्विटी डाइल्यूट करें, आज की तारीख में आपको बहुत सारी ऐसी कंपनी दिख रही हैं जो फाइलिंग कर रही हैं।
क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनके आसपास के जान पहचान के लोग, उनके शहर में जो लोग हैं, उन जिन्होंने आईपीओ करा है, उसके बाद जिस तरह का नेट वर्थ क्रिएशन हुआ है, कुछ प्रमोटर्स हैं उनकी नेटवर्थ हजारों करोड़ों में पहुंच गई है। हम्म। तो दैट हैज हैड अ ट्रिमेंडस स्पिन ऑफ इफेक्ट हम्म। एंड अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ दीज अदर स्मॉल बिजनेसेस कमिंग टू द मार्केट। हम्म। दूसरी तरफ है आपके एमएनसीज, अपने एलजी का भी जैसे आईपीओ चल रहा है, काफ़ी एमएनसीज के इंडियन सब्सिडरीज हैं, हम्म। उनको भी जो वैल्यूएशन मिल रहा है यहाँ पे वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसलिए आप उनकी तरफ से भी देख रहे हैं, इंटरेस्ट आ रहा है। और तीसरा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जो हमारी प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल बैक्ड कंपनीज हैं। हम्म। ये पीईवीसी इंडस्ट्री करीबन 20-25 साल हो गए हैं अभी इंडिया में आए हुए, एंड काफ़ी कंपनीज में इन्होंने निवेश किया है। एक और बात मैं हमेशा कहूँगा कि पहले जो इंडियन कंपनीज आईपीओ मार्केट में आती थी, वो रिस्क कैपिटल रेस करने के लिए आती थी, फ्रेश कैपिटल रेस करने के लिए आती थी। हम्म। पर अब हमारा कैपिटल मार्केट पूरा इकोसिस्टम जो है वो थोड़ा इवॉल्व हो गया है। अब जो इनिशियल रिस्क कैपिटल जो है वो इस तरह की वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। और जो कंपनीज बड़ी हो जाती हैं, ग्रो हो जाती हैं, साइज स्केल में बढ़ जाती हैं, जिनके गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स आते हैं, वो फिर इवेंचुअली यू फाइंड वो आईपीओ मार्केट में आती हैं। तो इन 3-4 तरीके की ये कंपनियां जो है वो आप देख रहे हैं आईपीओ मार्केट में आ रही हैं, एंड जिसका आप फाइलिंग्स में भी के आंकड़ों में भी आप देख सकते हैं। तो प्रणव सर एक बात बताओ, आप डिकेड से मार्केट को देख रहे हो और शेप अप होते हुए देखा है आपने इकोनॉमी को, मतलब पूरे ये आईपीओ मार्केट की इकोनॉमी को। सो जो पहले वैल्यू आती थी, जिन आपने 2007, 8, 9, 10, 11, इनफैक्ट 12 तक, एक से पेज इंडस्ट्री हुआ, से जुबिलेंट फूड हुआ, से कोल इंडिया हुआ और से टीसीएस हुआ, इनकी जो वैल्यू पे आए थे नंबर्स, और आज जो टेबल पर रखा जाता है पेपर, इनकी वैल्यू में आपको डिफरेंस दिखता है? आपको लगता है कि पहले ज़्यादा वैल्यू थी, शायद इसीलिए लिस्टिंग के बाद बाजार उन पर रिएक्ट करता था, आज ऑलरेडी इतने लिस्टिंग पर प्रीमियम लेकर आते हैं और उसके बाद इसलिए शायद वो गेन नहीं आता, इसलिए टाटा टेक हुआ, बजाज हाउसिंग हुआ, विक्रम सोलर हुआ, एनटीपीसी ग्रीन हुआ, सब लिस्टिंग के बाद से नीचे आए हैं। प्रीमियम कमांड कर रहे हैं चलो इशू प्राइस से लेके अब तक, लेकिन लिस्टिंग के बाद उन्हें वो प्रीमियम नहीं मिला। सो ये डिफरेंस आपने कितना ऑब्जर्व किया है? नहीं, मैं लिस्टिंग प्राइस पे नहीं जाऊंगा, मैं इशू प्राइस पे ही जाऊंगा। हम्म। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आई थिंक इट इज़ अनफेयर टू पेंट ऑल आईपीओज विद द सेम ब्रश। हम्म। इन्वेस्टर्स को हमेशा देखना चाहिए कौन सी कंपनी है किस वैल्यूएशन पे आ रही है। ऐसा हो सकता है और ऐसा पहले भी देखा गया है कि जब आईपीओ मार्केट तेजी पे होता है तो कई कंपनीज एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे आती हैं, बट इट इज़ अनफेयर टू से सारी कंपनीज एक्सपेंसिवली वैल्यूड है। और रिटर्न की अगर बात भी रही, तो अगर आप देखेंगे कि पिछले 5 साल के आईपीओज ने ऑन एन एवरेज, अभी मैंने ये आंकड़े निकाले थे कि FY21 के आईपीओज जो हैं, जो 2020-21 के आईपीओज थे, ऑन एन एवरेज दे हैव डिलीवर्ड 270% रिटर्न टिल डेट। ये मैं इशू प्राइस से बात कर रहा हूँ, मैं लिस्टिंग प्राइस से नहीं कर रहा, बट इशू प्राइस से भी अगर आप देखेंगे तो 270% का एब्सोल्यूट रिटर्न 2021 के आईपीओज ने दिया है। यही फिगर है 107% 22 के आईपीओज का, 102% 23 के आईपीओज का, 54% FY24 के आईपीओज का, 21% FY21 आईपीओ, FY25 के आईपीओज का। तो अगर आप देखेंगे इवन ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, आई जो आईपीओ आए थे उन्होंने अभी तक निवेशकों को, जो जिन्होंने आईपीओ के वक्त इन्वेस्ट किया था, उनको पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ये और बात है कि मेरा ये मानना है कि हमें इस तरह के एनालिसिस से जितना हो सके दूर रहना चाहिए, क्योंकि आईपीओ एक इवेंट होता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी एक इंडियन बाजार में एक अनफेयर एक्सपेक्टेशन सी बन बन चुकी है कि हर एक आईपीओ जो भी आए वो पॉजिटिव लिस्टिंग भी दे, जो जिसको हम कहते हैं लिस्टिंग पॉप, और उसके बाद हम वो हमेशा सालों तक पॉजिटिव ही ट्रेड करता रहे। हम चाहे 6 महीने बाद एनालिसिस करें, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, हम यही चाहते हैं कि जितने भी आईपीओज आए थे वो सारे पॉजिटिव में रहे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, ये आईपीओज भी इक्विटी है, ये फिक्स्ड इनकम तो है नहीं। तो कई कंपनियां, आपने देखा भी है कि कई कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि जिस दिन वो लिस्ट हो जाता है उसके अगले दिन से इट बिकम्स लाइक एनी अदर 2500 लिस्टेड कंपनियां जो हैं हमारी, वैसे एक और कंपनी ये जुड़ जाती है उसमें। फिर इसकी स्टॉक प्राइस जो है वो इसकी कंपनी की क्या क्वार्टरली परफॉर्मेंस हो रही है, सेक्टर कैसा कर रहा है, मार्केट ओवरऑल मार्केट और इकोनॉमी कैसे कर रही है, उससे इसकी शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाएगी।
तो ये हम जो करते हैं कई बारी कि हम 2 साल बाद उठा लेते हैं। अभी हम जैसे जो पेटीएम और जोमेटो आए थे 21 में आईपीओस, उसके बारे में मैं कई बारी स्टोरीज देखता हूँ कि भाई वो अभी तक इश्यू प्राइस से कम है। हम्म। तो 4 साल में बहुत चीज़ें हो चुकी है। हम्म। उस समय कुछ आईपीओ आए थे जो अभी भी इशू इशू प्राइस से अच्छा उन्होंने रिटर्न दिया है। कई आए थे जो अभी भी नेगेटिव है। हम्म। तो वो इक्विटी का नेचर है। सो इन माय व्यू इस तरह की एनालिसिस हमें नहीं करनी चाहिए। एट मैक्सिमम हमें लिस्टिंग डे पे देखना चाहिए कि जिस दिन लिस्ट होता है उस दिन क्लोज प्राइस क्या रहती है उसकी। हम्म। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस दिन लिस्टिंग होती है, अच्छा आईपीओ में आप जैसे जानते हैं कि आईपीओ में कई कंट्रोल्स होते हैं। आपका एक कोटा होता है, तो आप जितने शेयर चाहें उतने आपको मिल नहीं सकते। हम्म। बट जिस दिन लिस्ट हो जाती है कंपनी उस दिन शेयर्स बिकम वाइडली अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। हम्म। सारे तरह के निवेशकों के लिए, रिटेल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, फॉरेन हो, डोमेस्टिक हो। तो एक तरह से मेरा मानना है कि लिस्टिंग डे पे कुछ प्राइस डिस्कवरी हम्म। हो जाती है। तो उस दिन के एंड पे जो प्राइस रहती है उसको देख के तो हम फिर भी कुछ कह सकते हैं कि आईपीओ एक्सपेंसिवली प्राइस था या फेयरली प्राइस था या अंडर प्राइस था। हम्म। बट उसके बाद मेरा ये मानना है कि हमें ये एनालिसिस बंद कर देनी चाहिए। तो प्रणव सर एक बात बताओ, हाल फिलहाल के नंबर्स में ये पेपर्स जो आए हैं बाजार में, इन पेपर्स में एक ही सेक्टर की मल्टीपल लिस्टिंग हुई हैं। मिसाल तौर पे सोलर में मल्टीपल सोलर कंपनियां लिस्ट हो गई, विंड में मेडिकल ही हो गई, अभी हमने ऑफिस स्पेस में देखा 4-5 कंपनियां एक साथ लिस्ट हो गई। सो ये फ्रेंजी एकदम से आप कैसे रीड करोगे? चलो इसमें गलत कुछ नहीं है, सब कंपनियां अच्छी हैं, वैल्यू है, सबको इस टाइम फंड रेज करना है, लेकिन क्या ये जो वेव आता है एक टाइप की कंपनियों का या एक सेक्टर की कंपनियों का, इससे आप डिफेंस आया तो डिफेंस की 4-5 लिस्ट हो गई थी, सो ये पार्ट को आप कैसे रीड कर रहे हो? नहीं, तो ये भी कोई नई बात नहीं है। अगर हम 90s में जाएं या 2000 में जाएं तो एक एनबीएफसी का आया था फेज, हाँ। हाँ। एक प्लांटेशन कंपनीज का आया था। तो वो ये हमेशा ये मार्केट का नेचर है, चाहे प्राइमरी मार्केट हो या सेकेंडरी मार्केट में भी। हम्म। जैसे आपने डिफेंस की बात करी, तो डिफेंस का आपने जो डिफेंस स्टॉक्स का आपने देखा था सेकेंडरी मार्केट में, सो ऑल ऑफ देम बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। उसी तरह से प्राइमरी मार्केट में भी अगर कोई सेक्टर है फोकस में, इन्वेस्टर इंटरेस्ट है, ग्रीन फील्ड एरिया है, फ्यूचर ग्रोथ बहुत है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी कंपनीज उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहेंगी एंड दे वुड लाइक टू कम नाउ। विच इज़ वाई ऑलवेज से दैट कई कंपनियां आ सकती हैं, उसमें 5 अच्छी हों, 2 शायद इतनी ठीक भी नहीं हो। तो निवेशकों को हमेशा हर एक कंपनी को अपने ओन मेरिट पे देखना चाहिए। एक आईपीओ इन्वेस्टमेंट दो चीज़ों की बात होती है। एक तो क्वालिटी ऑफ कंपनी एंड सेकंड इज वैल्यूएशन एट विच इट्स कमिंग। हम्म। तो अगर बहुत अच्छी कंपनी भी हो पर उसका बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन हो तो उसका मतलब है कि वो पुअर इन्वेस्टमेंट है। सो निवेशकों को आईपीओ में इन्वेस्ट करते वक्त ये भी देखना चाहिए कि कंपनी अच्छी है, उसका मतलब है कि फाइनेंशियल्स कैसे हैं, प्रमोटर्स कौन है, गवर्नेंस कैसी है, और दूसरा उसकी वैल्यूएशन क्या है। कि अगर बाजार में 10 और ऐसी कंपनी है, उनका पी मल्टीपल सपोज एक्स है, और ये कंपनी 10 गुना उससे ज़्यादा मांग रही है, तो क्यों मांग रही है? Is that justified? And if it's not justified, then why is it that this company is asking for that? हम्म। तो एक बात बताओ प्रणव सर, जो लोगों में एक मिथ बना हुआ है, जो हमने पिछले साल ज़्यादा देखा था कि आपने आईपीओ में पैसा लगाया, वो पैसा लॉटरी की तरह खुला, एक लिस्टिंग गेन मैंने लिया और मैं निकल गया, ठीक है, फंस गए तो 10 में से एक में फंस गए तो फंस गए, बैठे रहे। ये सिचुएशन थोड़ी अब बदली है, वो ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो दिखता था अब हो रही है डिस्काउंट पे लिस्टिंग। सो डिस्काउंट भी ऐसा नहीं, आज जैसी ग्लॉस लिस्टिंग हुई वो 30% डिस्काउंट पे हो गई जबकि उसमें प्रीमियम दिख रहा था। सो ऐसी सिचुएशन भी आनी शुरू हो रही है। तो क्या वो मिथ बर्स्ट होने का समय आ रहा है? पहला पार्ट। दूसरा, मतलब एक तरफ आप सिर्फ प्रीमियम के लिए अगर लिस्ट ट्रेड करने वाले हो, लिस्टिंग गेन आपको चाहिए तो आप लेकर निकल जाओ, लेकिन अच्छा नंबर अगर आपको चाहिए, लॉन्ग टर्म स्टोरी को प्ले करना है, तो आपको नीचे मौका मिलेगा, उस मौके का इस्तेमाल कर लो इंस्टेड। सो इसको आप कैसे देखोगे? देखिए, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कहूँगा, बट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं इंडिया में प्राइमरली आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए ही आते हैं। ऐसा सेबी ने भी एक स्टडी पुट आउट करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि लगभग 60-70% बाय वैल्यू एक हफ्ते में एग्जिट हो जाता है। एंड वो भी वो एग्जिट होता है जो प्रीमियम पे लिस्ट होता है, जहाँ पे जैसे आपने कहा कि डिस्काउंट पे अगर शेयर आ जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स की ये टेंडेंसी रहती है कि वो उसको होल्ड करते रहते हैं। सो बाय एंड लार्ज आप देखेंगे कि रिटेल इन्वेस्टर्स बस लिस्टिंग गेन्स के लिए आ रहे हैं।
कोई भी DRHP को ऐसे जो हमारा 500 पेज का डॉक्यूमेंट बनता है उसको स्टडी करके कि कंपनी कैसी है, इंडस्ट्री कैसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आ रहा। सो उसमें कोई गलत बात नहीं है, बट इन्वेस्टर्स को हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए आ रहे हैं तो आपको, अगर डिस्काउंट पे भी लिस्ट हो तो आपको उसी दिन एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ एनालिसिस करी नहीं है कंपनी की और आपको मालूम भी नहीं है कि उस कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स क्या है। और अगर आपने एनालिसिस करी है और अगर आपको लगता है दैट दिस इज अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बट एनालिसिस करने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत बहुत लिमिटेड इन्वेस्टर्स हैं जो एक्चुअली उस तरह की मेहनत करते हैं। पर अगर उन्होंने करी है और चाहे शेयर अगर डिस्काउंट पे भी लिस्ट हो, देन ईदर यू कैन अक्यूमुलेट मोर और ऑब्वियसली यू शुड कंटिन्यू टू होल्ड व्हाट यू बीन अलॉटेड। तो प्रणव सर, आपके पास ये डेटा ज़्यादा बेहतर या सुचारू होगा कि ओएफएस वर्सेस आईपीओ इस समय क्या ज़्यादा फेवरेबल है? क्योंकि बहुत सारे लोग एज एन एग्जिट डोर भी यूज़ करते हैं इसको। सो ओएफएस होना गलत नहीं है, कई बार प्रमोटर को ज़रूरत पड़ती है अपने किसी और एक्सपेंशन के लिए, किसी और चीज़ के लिए, और कई बार पुराने इन्वेस्टर को भी निकलना होता है कंपनी में से। सो ओएफएस वर्सेस आईपीओ में इस समय क्या ट्रेंड ज़्यादा है? दूसरा, एक हिस्सा और भी हम देख रहे हैं जो ओपन मार्केट में हो रहा है कि प्रमोटर ब्लॉक डील में माल बेचते हैं, फैमिली ऑफिस खोलते हैं और उसके थ्रू वाया रूट करके मार्केट में पैसा या अलग अलग एसेट क्लास में पैसा डाल रहे हैं। सो ये पार्ट को आप क्या रीड कर रहे हो? देखिए, आपने एकदम सही कहा कि प्योर ओएफएस गलत चीज़ नहीं है। ये भी एक तरह की मिथ एक है जो मार्केट में चलती है कि अगर प्योर ओएफएस है तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कीजिए, क्योंकि ये पैसा कंपनी में नहीं जा रहा, ये सीधा या तो प्रमोटर के पास जा रहा है या जो सेलिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जा रहा है। बट इसमें मैं ये कहूँगा कि अगेन उन लोगों को याद नहीं है 1990s में और अर्ली 2000s में क्या होता था। तब मेजोरिटी आईपीओ जो आप देखते थे वो फ्रेश कैपिटल रेस के होते थे। एंड उसमें जैसे मैंने पहले कह रहा था कि काफ़ी ग्रीनफील्ड कंपनियां आती थी तब आईपीओ मार्केट में, और उनमें से काफ़ी कंपनियां हैं या तो वो इन्वेस्टर्स का पैसा लेके भाग गई या फिर वो आज की तारीख में वो कंपनीज उनका बिजनेस मॉडल नहीं चल पाया तो वो बंद हो गई। तो ऐसा नहीं है कि अगर फ्रेश कैपिटल रेज हो रहा है तो वो जाहिर से ही पॉजिटिव रिटर्न देगा। वो हो भी सकता है कि वो अच्छी तरह से डिप्लॉय हो और उसका पॉजिटिव रिटर्न हो। ऐसा ये भी हो सकता है कि वो डिप्लॉय हो और उसका कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिले। तो इन्वेस्टर्स को ये नहीं देखना चाहिए फ्रेश कैपिटल है कि ओएफएस है। बल्कि जो आंकड़े जो है इसमें भी मैंने एनालिसिस करी थी पिछले 10 साल के आईपीओस को देख के कि ऐसा वाकई में है कि लॉन्ग टर्म में ओएफएस आईपीओस गलत रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। बल्कि उल्टा ही निकला। मैंने 2015 के जनवरी से जितने भी आईपीओस हैं उन सबका एनालिसिस करा था। उनमें से 103 प्योर ओएफएस के आईपीओस थे। ऑन एन एवरेज दोज आईपीओस हैव गिवन अ रिटर्न ऑफ 351% टिल डेट। दूसरी तरफ आपके 81 थे प्योर फ्रेश कैपिटल के आईपीओस। इन आईपीओस ने 202% रिटर्न दिया है। तो ओएफएस प्योर आईपीओस का 351% और प्योर फ्रेश कैपिटल का 202%। और जो मिक्स्ड होते हैं जिसमें फ्रेश कैपिटल भी होता है और ओएफएस भी होता है उसमें 170% का रिटर्न था। तो आप देख सकते हैं आंकड़ों से भी कि ओएफएस ऐसा नहीं है कि इट इट इज नेगेटिव। जैसे मैं पहले कह रहा था, इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए कि कंपनी कैसी है और वैल्यूएशन क्या है, चाहे वो फ्रेश कैपिटल रेज हो रहा हो या ओएफएस हो। बल्कि मैं एग्जांपल दूंगा, सबसे लार्जेस्ट आईपीओ इंडिया का जो आया है Hyundai का, वो भी प्योर ओएफएस आईपीओ था एंड उसमें लगभग 30% रिटर्न पॉजिटिव मिला है इन्वेस्टर्स को। तो ऐसा नहीं है कि ओएफएस आईपीओ नेगेटिव ही होते हैं। दूसरा, जो आपने ब्लॉक डील्स की बात करी, उसमें आपने काफ़ी इंक्रीज देखा है 2023 में और 2024। जाहिर सी बात है वहाँ पे भी काफ़ी प्रमोटर्स हैं जिन्होंने देखा है कि वैल्यूएशन अच्छी मिल रही है, तो उन्होंने कहा है क्यों नहीं हम थोड़ा पैसा निकाल लें एंड वी कैन कीप मनी इन द बैंक। बट प्रमोटर सेल्स कैन बी फॉर अ होल वैरायटी ऑफ रीजंस, इट इज़ नॉट नेसेसरली अ नेगेटिव साइन। बल्कि हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 साल से प्रोमोटर्स के स्टेक्स कम हुए जा रहे हैं एंड एग्जिट करे जा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर अगर साथ के साथ अगर कंपनी के फंडामेंटल्स भी खराब हो रहे हैं देन इट इज डेफिनेटली अ रेड फ्लैग। बट अगर आपकी कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक है, अगर प्रमोटर्स एग्जिट कर रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो उसमें मैं नेगेटिव नहीं देखता।
नहीं तो अभी के लिए सर एक ही बात है कि ऐसे प्राइस पर अगर प्रमोटर का, जैसे इंडिगो है, मल्टीपल ब्लॉक होते गए प्रमोटर के और शेयर चलता चला गया, कोई बात नहीं, वहां पे एक एग्जिट निकल रहा है, दूसरा प्रमोटर इंटैक्ट है, लेकिन ये केस टू केस बेसिस पे है। सो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर प्रमोटर को वैल्यू दिख रही है और वो एग्जिट कर रहा है और रिटेल इन्वेस्टर उस वैल्यू में एंट्री कर रहे हैं, सो ये पार्ट को हम कैसे समझें, एक आम आदमी की समझ में कैसे आएगा ये? देखिए, प्रमोट ये डिस्क्लोजर है नहीं इंडिया में कि प्रमोटर एग्जिट क्यों कर रहा है। हाँ। अगर प्रमोटर खरीद रहा है, मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि अगर इफ प्रमोटर इज बाइंग देन इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव साइन। बट अगर प्रमोटर बेच रहा है तो हमें मालूम नहीं कि क्यों बेच रहा है। जैसे आपने इंडिगो का एग्जांपल दिया, और एक आईटीसी का एक एग्जांपल है, पांच और तरीके के एग्जांपल्स हैं जहाँ पे फॉर अदर स्ट्रेटेजिक रीजंस प्रमोटर एग्जिट हुई है। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा, अगर वैल्यूएशन का फायदा उठाते वक्त भी प्रमोटर्स एग्जिट कर रहे हैं, उनके शायद कुछ पर्सनल खर्चे हो सकते हैं, उनको शायद किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो, उनको शायद अपना डेट रिड्यूस करना हो, तो मोटिव्स कैन बी मल्टीपल। बट उसके साथ ये अकेले इंडिकेटर सही नहीं है देखना। इसके साथ में कंपनी के फंडामेंटल्स भी रीड करने चाहिए। अगर उसमें भी अगर आपको नेगेटिव दिख रहा है, देन डेफिनेटली इट इज अ रेड फ्लैग। बट अलोन एज एन इंडिकेटर इट इज नॉट नेसेसरली नेगेटिव। ओके, तो प्रणव सर, एक मतलब ये बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है लेकिन इसका जवाब आप ही दे पाओगे। सो कोई टेलविंड आईपीओ मार्केट के लिए जो अभी भी आप देख रहे हो, क्योंकि इतनी स्ट्रांग नंबर चल ही रहे हैं और ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है, रिकॉर्ड नया आता ही जा रहा है, ऑब्वियसली बात है कि इन्वेस्टर बड़ा है, बेस बड़ा है, लिक्विडिटी अच्छी है, सो वो पार्ट एक। दूसरा, कोई हेडविंड जो आप देख रहे हो आईपीओ मार्केट में कि हाँ ये कंसर्न है, अगर ऐसी सिचुएशन आई तो शायद इस ग्रोथ पे थोड़ा झटका लग सकता है, ये क्या होंगे? देखिए, आईपीओ मार्केट का डायरेक्ट कोरिलेशन रहता है सेकेंडरी मार्केट से। तो अगर कोई भी चीज़ सेकेंडरी मार्केट को इम्पैक्ट करेगी तो उसका आप इम्पैक्ट हमेशा प्राइमरी मार्केट में देखेंगे। और सेकेंडरी मार्केट को इम्पैक्ट करने की तो बहुत चीज़ें होती हैं, वो शायद आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। चाहे अभी यूएस की ट्रेड डील नहीं हो, या फिर आपके कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आए, एनी अदर नेगेटिव न्यूज़, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो जिस जो होती है, अगर आती है तो आप देखेंगे कि आईपीओ और प्राइमरी मार्केट में स्लो डाउन आएगा। और ये भी पहली बार नहीं होगा, आपने देखा है हर, आप देख रहे हैं कितने, हम डीआरएचपी फाइलिंग्स की बात कर रहे थे, साथ में हमें ये भी देखना चाहिए कि कितनी और कंपनीज, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली, जो वैल्यूएशन की भी हम बात कर रहे थे, कि आप देखते हैं कि डीआरएचपी फाइलिंग्स तो बहुत हुई हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज का लॉन्च हो जाएगा। कई कंपनीज ऐसी हैं जिनको जो वैल्यूएशन चाहिए वो बाजार नहीं देगा, और वो अपना जो एक साल का अप्रूवल पीरियड होता है सेबी का, वो लैप्स करने देंगे। और ये आपने पिछले 15-20 साल में कंटिन्यूसली देखा है। सो जो हम बात कर रहे थे कि वैल्यूएशन ज़्यादा महंगे हैं, वही कंपनीज जो, बिकॉज आईपीओ के पहले आपके इन्वेस्टर रोड शोज होते हैं, आप एक प्राइस का फीडबैक लेते हैं, जहाँ पे वो ट्रैक्शन मिल रहा है और जहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस है कंपनीज की और प्रमोटर्स की वो मैच कर रही है इन्वेस्टर से, वही आईपीओ आगे बढ़ते हैं। बाकी जो कंपनीज है जिनका वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, वो वैसे ही लॉन्च नहीं कर पाते। तो प्रणव सर, एक लास्ट सवाल, एफआईज मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं, ये आंकड़ा हमने रोज सुनते हैं और सुने ही चले जा रहे हैं, लेकिन ये बात कम लोग मेंशन करते हैं कि एफआईज वाया आईपीओ रूट के मार्केट में एंट्री भी कर रहे हैं, जो हमने एलजी में देखा भी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंकर बुक में एफआईज के नंबर भी हैं। सो क्या एफआईज का कैश मार्केट का सेल ऑफ इकलौता बेंचमार्क माना जाए कि एफआईज बेच रहे हैं, क्योंकि एफआईज रूट पे आ रहे हैं, क्यूआईपी के थ्रू एंटर कर रहे हैं, ओएफएस के थ्रू एंटर कर रहे हैं, इधर या ब्लॉक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या आईपीओ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो वो है तो इन सिस्टम में, दो निकल भी रहे हैं लेकिन कुछ सिस्टम में स्टिक भी हैं। सो ये कहना कितना सही रहेगा कि एफआईज माल बेचे चले जा रहे हैं और हम डीआईज माल खरीदे चले जा रहे हैं? देखिए, एफपीआईज की अगर हम बात करें तो कई बार मैंने ये भी सुना है कि एफपीआईज प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, पर प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको अच्छे वैल्यूएशन मिल रहे हैं प्राइमरी मार्केट में। तो ये आर्ग्यूमेंट कई बार दिया जाता है कि आईपीओ मार्केट अच्छा चल रहा है तो इसलिए एफपीआईज प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। खैर, जो आपका सवाल है, आपने सही कहा, बट एफपीआईज को की हमें मानसिकता समझनी पड़ेगी। एफपीआईज के लिए इंडिया एक तरह का एसेट है। वो कई ज्योग्राफीज में इन्वेस्ट करते हैं, कई एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, एंड उनकी जो रिटर्न रिस्क एक्सपेक्टेशंस होते हैं आर डिसाइडेड ऑन बेस ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। अभी इंडिया से आपने जैसे सही कहा, पिछले 2 साल से एग्जिट कर रहे हैं
and DIIs are investing. But I don't necessarily read a negative sign to that. FPIs can exit for a whole wide variety of reasons from any particular market. ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव सर, आज हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। बहुत सारी चीज़ों पे और बात हो सकती थी लेकिन समय का अभाव है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने Thank के लिए, you. हमसे बातचीत करने के लिए। आपको, आपके परिवार, आपकी टीम को फेस्टिविटीज़ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है आगे भी आपसे हम ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।